विमन राजपाल। और इस आज के लेक्चर में हम ये जो टॉपिक्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, इसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि दरअसल एक्चुअल में इकॉनमी कैसे काम करती है। तो आप देखिए यहाँ पे दो कर्व हैं, एक आपका जो है ये सप्लाई कर्व है जिसे हम करते हैं एस एक्स से दिखा रहे हैं, और ये जो है आपका डिमांड कर्व है जिसको हम डी एक्स से दिखा रहे हैं। टाइम के साथ क्या होता है कि दोनों जो ये फोर्सेस हैं ये ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये डिमांड क्या होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। अच्छा, सप्लाई कर्व को मैंने लिया है जरूर लीनियर, लेकिन मैं बता दूं कि ये नेसेसरी नहीं है कि सप्लाई कर्व भी लीनियर ही है, लेकिन मैंने केवल फॉर द शेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको लीनियर माना हुआ है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है कि जैसे हम ये जो गैप होता है इकोनॉमी में, आउटपुट गैप जिसे हम कहते हैं, इसको फिल करने के लिए हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे 2002 में डिमांड क्या है, सप्लाई से कम है, नीचे है, ठीक है। तो अब फिस्कल पॉलिसी क्या होगा कि इस गैप को फिल करने का काम करती है। ये कैसे करती है आगे हम स्लाइड्स में उसको देखेंगे। सबसे पहले भाई पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, तो सिंपल है कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर को डील करता है। फिर दूसरी डिफिनेशन है फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी क्या है, एनी डिसीजन टू चेंज द लेवल एंड कंपोजिशन और टाइमिंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सिंपल डिफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक कि ऑब्जेक्टिव क्या होती है फिस्कल पॉलिसी। तो किसी भी फिस्कल पॉलिसी की ये चार मेजर ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है मोबिलाइज रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना। सेकंड होता है इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करना। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस चीज में हेल्प करना। कुछ और पॉइंट्स हैं नीचे दिख रहे हैं आपको। पहला ये कि भाई अनलाइक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेन ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। यानी आप जानते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो होता है पब्लिक के वेलफेयर को बढ़ाना। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट है ये वाला कि भाई पब्लिक गुड्स आर समथिंग नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारे इकोनॉमी में कुछ गुड्स हैं जिनका नेचर ऐसा है कि उसको फ्री मार्केट एलोकेट ही नहीं कर सकता। जैसे मान लो रोड। अब ये बताओ कि रोड जो है कोई भी आदमी प्राइवेट अपने लिए बनाएगा? नहीं बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस गुड का नेचर ऐसा है कि वो नॉन राइवल है और नॉन एक्सक्लूडेबल है। यानी आप अगर रोड बना लेंगे, ठीक है, तो मैं उस पर चलूंगा तो आप मुझे कैसे रोकेंगे? तो इसलिए ऐसी गुड्स का प्रोविजन गवर्नमेंट नेसेसरली करती है। एक और टॉपिक, एक और ये पॉइंट है कि भाई जो गवर्नमेंट खर्च करती है जरूरी नहीं है कि उसका इकोनॉमिक रिस्टराई हो ही। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को आप पढ़ लोगे खुद से भी तो आप समझ जाओगे कि ये जो एग्जाम्पल है ये दिखा रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट वो जो चारों जो ऑब्जेक्टिव मैंने पहले बताए थे आपको, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या काम करती है। जैसे ये देखो, मान लो एक ये सरकार बना रही है स्कूल, कॉलेज, रोड। तो पहला काम क्या हो रहा है कि कोई भी अगर रोड बन रहा है तो उस रोड को बनने से रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन हो रहा है। कैसे? सरकार रोड कैसे बनाएगी? सरकार लेगी टैक्स। सरकार क्या करेगी कि जो पैसे वाले लोग हैं उनसे टैक्स लेगी, यानी रिसोर्सेस को इकट्ठा करेगी
और उसके बाद फिर विचार करेगी भाई कहाँ पे रूट की जरूरत है, तो फिर उसके बाद रिसोर्सेज को वहां पे एलोकेट करेगी, चैनल करेगी, वहां पे रिसोर्सेज को प्लेस करेगी। इसी प्रकार से देखो एक एग्जांपल ये है, सरकार क्या करती है कि जो पुअर है उनके लिए है बीपीएल स्कीम, उनको फ्री में अनाज बांटती है। इससे क्या होता है कि जो गरीब है उनके लिए सरकार स्पेशल प्रोविजन करती है। अब जैसे बीपीएल कार्ड है, उससे किसको फायदा मिलता है, पुअर्स को मिलता है। श्रम धन मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, तो ये सब स्पेशली स्कीम्स निकालती है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है उसको हेल्प करती है इक्वलिटी की तरफ बढ़ने में। इस वाली स्लाइड में देखो सिंपल एक प्रेजेंटेशन है कि आपका बजट में कैसे प्लेस करते हैं आइटम्स को, तो आपने पहले भी उसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और उसको बाद में भी देख सकते हैं समझने के लिए। फिर देखो ये जो स्लाइड है इसमें डेफिसिट के कॉन्सेप्ट्स हैं। भाई देखो डेफिसिट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है, कैपिटल डेफिसिट है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो ये इतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, जो तीन जो दिख रहे हैं ना, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, यही तीनों जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी के लिए। और नीचे देखो ग्राफ में इसका एक ट्रेंड दिख रहा है कि भाई टाइम के साथ जो फिस्कल डेफिसिट है या रेवेन्यू डेफिसिट है या प्राइमरी डेफिसिट है ये घट रहा है कि बढ़ रहा है। अभी ओवरऑल जो ग्राफ बता रहा है कि ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, ये घट रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है कि भाई प्रॉब्लम ऑफ फिस्कल डेफिसिट, यानी अभी तक तो हमने ये समझा कि भाई डेफिसिट से क्या फायदा है, यानी फिस्कल डेफिसिट करने से हमको या इकोनॉमी को क्या लाभ होता है, लेकिन इस वाले स्लाइड में आपसे ये कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, पहले ये जान लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट प्रॉब्लम क्यों है। आप ये जानते हो कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब सिंपल ये हो गया कि गवर्नमेंट अपनी जो इनकम है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। अब अगर गवर्नमेंट अपनी इनकम से अधिक खर्चा करेगी तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है जिसे कहते हैं डेफिसिट, वो लाएगी कहाँ से? या तो वो किसी से बोरो करेगी और या तो वो कहीं से इसको कर्ज लेके पूरा करेगी। तो कर्ज सरकार कहाँ से लेती है? आईएमएफ से लेगी, वर्ल्ड बैंक से लेगी या अन्य जो उसके एलाई कंट्रीज हैं उनसे लेगी। जब उनसे वो पैसा लेगी तो बदले में ब्याज भरेगी। तो मान लो गवर्नमेंट जो है वो हर साल फिस्कल डेफिसिट बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, बढ़ा रही है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन बढ़ते चला जाएगा। जब ये बर्डन बढ़ते चला जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सरकार का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर का हेड केवल और केवल इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। जैसे आप देखिए इंडिया के सेंस में ही, आप अगर याद होगा आपको कि बजट में एलोकेशन कैसे होता है तो उसमें देखोगे कि इंटरेस्ट पेमेंट में लगभग 19% आपका एक्सपेंडिचर वहाँ पे चला जाता है। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट एक प्रॉब्लम भी है और इसीलिए ये मुझे याद आ रहा है कि साल 2003 या नहीं, अटल जी की सरकार थी उस समय, 2001 एक के आसपास, 2001 के आसपास एफआरबीएम एक्ट पास किया गया और एफआरबीएम एक्ट में ये प्रोविजन रखा गया कि कोई भी सरकार जो आने वाले टाइम में आएगी पावर में वो फिस्कल डेफिसिट को कम करेगी, क्योंकि इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में ये आ रही थी। तो इसलिए ये आप बाकी डिटेल जो है आप इसको देख सकते हैं खुद से। ये स्लाइड एक देखो आपके सामने ये स्लाइड जो दिख रही है इसमें ये दिखाया गया है कि आप टैक्सेस की क्या पोजीशन है। तो इसको देने का मतलब ये है कि आप जान जाइए कि हमारे देश में देखो 2015-16 के बाद जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ा है। देखो आप देखो
जो ग्रीन वाला जो नया डब्बा बना है ना जीएसटी वाला, देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, यानी पिछले 3-4 सालों में जो टैक्स का बेस है, टैक्स का कलेक्शन है, वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये आप पहले भी पढ़े होंगे कि मतलब टैक्सेस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देखो फिस्कल पॉलिसी में जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें जो है मेजर जो है, देखो यही 2-3 इंस्ट्रूमेंट हैं। एक तो है आपका बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और दूसरा है टैक्सेस। ठीक है, तो टैक्सेस के बारे में देखो अपनी एक अलग है, आप लोग पढ़े होंगे, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर टैक्स का बेस बड़ा है, अधिक टैक्स पेयर्स हैं इकोनॉमी में है, इसको इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। वैसे है, ये कंपैरिजन है, आप इसको बाद में देख सकते हैं पॉज करके। और ये लास्ट स्लाइड में आ गया, कोई बात नहीं, सॉरी वो लास्ट स्लाइड गलती से आ गई, मैं यहाँ पे था। हाँ, अब बात करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी को लेके अलग अलग जो इकोनॉमी स्कूल ऑफ थॉट है उनके व्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहले बात आती है क्लासिकल व्यू, तो सिंपल है, क्लासिकल का ये कहना था कि लेजर फेयर, यानी कि गवर्नमेंट को अननेसेसरी हर जगह इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और मार्केट विल एडजस्ट अलोन बाय इटसेल्फ, यानी मार्केट को सरकार ऐसे ही लेजर फेयर में छोड़ दे, फ्रीली छोड़ दे, तो मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ऐसा वो क्यों मानते थे? क्योंकि उनका जो बिलीफ था वो ये कह रहा था कि प्राइसेस और वेजेस ये आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं और एक दूसरे को काउंटर एडजस्ट कर देते हैं, तो अपने आप इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट व्यू है कीनेशियन फ्रेमवर्क है। तो कीनेशियन फ्रेमवर्क जो है ये एक तरीके से आप जानते हैं कि जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1928-29 का, उसके बाद ये आया। क्या हुआ कि जब डिप्रेशन आया तो सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो फेल हो गए। कैसे दोबारा से इकोनॉमी रिस्टोर हो, इसके लिए किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं था, सारी पॉलिसीज फेल हो गई थी। तब कीन्स ने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग वो एनिमल स्पिरिट से ड्राइव होता है, यानी उसकी रैशनैलिटी खत्म हो जाती है, यानी ब्याज का रेट कितना भी नीचे गिर जाए कैपिटलिस्ट पैसा लेगा ही नहीं बैंक से। तो ऐसी पोजीशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी जी ये इम्पोर्टेंट है, आना ही होगा सरकार को आगे। और सरकार क्या करेगी कि इफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी का इस्तेमाल करके, जो मैंने बताया था आपको, इस आउटपुट गैप को मिनिमाइज करेगी और इकोनॉमी को वापस से रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। तो यानी कीन्स जो है ये कह रहे हैं क्लासिकल व्यू से अलग कि भाई इकोनॉमी अपने आप से रिस्टोर नहीं करेगी, गवर्नमेंट का रोल को हमको बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, और उससे क्या होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा और इकोनॉमी में आउटपुट एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ेगा। अगला जो व्यू है वो हम कहते हैं नियो क्लासिकल फ्रेमवर्क। सिंपल है, नियो क्लासिकल में क्या है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अच्छी बातें और जो कीनेशियन व्यूज की अच्छी बातें हैं, उन दोनों अच्छी बातों को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया और उसको ISLM फ्रेमवर्क के माध्यम से समझाया गया। ये देखो, ये आपके नीचे ग्राफ दिख रहा है, नीचे वाली ग्राफ में देखो ये जो दिख रहा है ना, ये LM कर्व, ये LM कर्व दिखा रहा है इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट, और ये IS कर्व दिखा रहा है इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट को। तो जो फिस्कल पॉलिसी है ये गुड्स मार्केट को अफेक्ट करती है, मैंने बताया आपको पहले ही। क्यों करती है? क्योंकि ये
दोनों रियल वेरिएबल्स हैं, फिस्कल पॉलिसी और ये गुड्स मार्केट यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग। जबकि एलएम क्या है, ये मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम जब कहते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, तो बढ़ाने से क्या होगा कि IS1 शिफ्ट करेगा ऊपर IS2 की तरफ, और ये शिफ्ट होने से क्या होगा कि आपका आउटपुट जो है वो जो एक्स एक्सिस पे आपका वाई दिया ना, Y1 Y2 Y3, ये बढ़ेगा। तो आप पढ़े भी होंगे इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास में। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी एंड नियोलिबरलिज्म। अच्छा, अगर आपको हिस्ट्री में अगर आप देखें तो 1970s में एक सिचुएशन आई जिसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। यानी उस समय क्या हुआ कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ बढ़ने लगे। अब इसको समझने के लिए आपको एक बार रिकॉल करना होगा फिलिप्स का। आपको पता है कि A.W. फिलिप्स ने एक दी थी हाइपोथेसिस। उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक ट्रेड ऑफ यानी एक संबंध होता है। यानी अगर आप इन्फ्लेशन को कम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन 1970s में ये जो हाइपोथेसिस था ये फेल हो गया, और मिल्टन फ्रीडमैन और उनकी वाइफ, क्या नाम था उनका, एनी एनी करके था उनका नाम, मैं भूल रहा हूँ। तो उन लोगों ने, दोनों लोगों ने, एनी स्वाच, उन लोगों ने, दोनों लोगों ने मिलके ये प्रूफ किया कि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व का शेप ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है। तो जब फिलिप्स कर्व ऐसा हो गया तो भाई आप कितना भी आप ये ऊपर कर लो फिस्कल पॉलिसी, कितना भी कर लो, क्या होगा उससे उससे एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। कितना भी आप वो कर लो, केवल क्या होगा, प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी। यानी ऐसी पोजीशन में फिस्कल पॉलिसी आपकी फेल हो जाएगी, और सिर्फ क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी ही काम करेगी। खैर, वो एक्सट्रीम केस है जिसे कहते हैं ISLM का क्रॉस मॉडल। तो ऐसे देखो होता है, LM कर्व क्या हो जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा वर्टिकल LM, और उस समय क्या होगा कि ये IS कर्व है, IS1 है और ये IS2 है। देखो हमने IS कर्व देखो यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, तो क्या कोई चेंज यहाँ पे हुआ, नहीं हुआ, यही का यही रह गया। लेकिन अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं यानी LM1 को शिफ्ट करते हैं LM2 की तरफ, यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, अब देखो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो गया, और आउटपुट जो है बेटा ये Y1 से Y2 बढ़ गया। यानी ऐसी पोजीशन में मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी कब, जब आपका LM कर्व एकदम वर्टिकल हो जाएगा। तो अब आगे की स्लाइड में देखते हैं कि हाँ, अब देखो 70s के बाद ये जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का रिवाइवल हो रहा है, पढ़े भी होंगे, कीन्स वगैरह का टाइम कीन्स का टाइम खत्म होता है, उसके बाद फ्रीडमैन का एज शुरू होता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि बहुत तेजी से अटैक किया कीनीशियन इकोनॉमिक्स पे, और ये कहा कि भाई गवर्नमेंट मतलब डिप्रेशन को खत्म अवॉइड नहीं, मतलब नहीं कर सकती है, मतलब इलिमिनेट नहीं कर सकती है, केवल या तो आज होगा या तो कल होगा। तो ऐसी पोजीशन में क्या है कि बहुत ही वाइसली हमें यूज करना चाहिए किस चीज को, फिस्कल पॉलिसी। तो इन लोगों ने क्या किया कि 1980s के बाद एक थीम आई, उसे कहते हैं वाशिंगटन कंसेंसस। आपको ध्यान में होगा, मैंने आपको पहले जब BA1 में इसको बताया रहा होगा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद फिर वाशिंगटन कंसेंसस, और उसके बाद फिर एक
मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक दुनिया के हर देशों को ये एडवाइस देना शुरू किए कि आप क्या करिए कि अपने अपने देशों में इकोनॉमिक रिफॉर्म करिए। और जो एलपीजी का मॉडल भारत में भी आया था, आप पढ़ते होंगे 91 में एलपीजी का मॉडल। एलपीजी में क्या हुआ कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हुआ, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हुआ, गवर्नमेंट की सब्सिडी कम हुई। बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हुए जो कि एक मोटी मोटा ये कह रहे थे रोल बैक ऑफ स्टेट। बात करते हैं मतलब रोल बैक ऑफ स्टेट क्या होता है। देखो, रोल बैक का मतलब होता है चपोतना, ठीक है। जैसे आप कारपेट को क्या करते हैं, जब रोल बैक करते हैं तो मतलब उसको आप उठा के वहां से हटाएंगे। तो वैसे ही मॉनेटरिस्ट जब आए कीन्सियन के बाद, 70s के बाद, तो इन लोगों ने ये एडवोकेट किया कि स्टेट के रोल को मिनिमम करना है और स्टेट अब इकोनॉमी की रेगुलेटर नहीं रहेगी, मैनेजर रहेगी। तो स्टेट क्या करे कि अननेसेसरी हर जगह प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरफियर ना करे। स्टेट केवल और केवल प्राइवेट जो कंपनीज हैं, जो मतलब प्राइवेट इकोनॉमी है, जो फ्री मार्केट है, उसको हेल्प करे और उसके हिंड्रेंस को खत्म करे। कैसे करे? सरकार जो है टैरिफ को कम करे, कोटास को हटाए, ठीक है, टैक्सेस को कम करे। तो इसे कहते हैं कि टैक्स कम होगा तो क्या होगा, रोल बैक ऑफ स्टेट, स्टेट की पावर कम हो रही है। तो इनका आइडिया यही था कि स्टेट जो है वो करप्ट है, वो रिसोर्सेस को मिस यूटिलाइज करता है, इसीलिए उसे कम से कम इन जगह इंटरफेयर करना चाहिए। तो देखो ये एक जो अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है इंडिया गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से मैंने ये स्नैपशॉट लिया है। अभी देखो इसमें चैप्टर 6 है, इसका ऑब्जेक्टिव है वो कह रहा है टारगेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी देखो भारत भी क्या कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है और इंडिया की रैंक भी बहुत इंप्रूव हुई है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, रोल बैक ऑफ स्टेट, यानी बिजनेस इंटिटीज को बिल्कुल परेशानी ना हो इकोनॉमी में काम करने में। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको इतनी जल्दी में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको मैंने एक हिंट दे दिया कि हाँ इसका थीम क्या है। तो इसके बाद एक है FRBM एक्ट, मैंने पहले बताया है कि 2001 के आसपास ये एक्ट बना कि भाई सरकार को फिस्कल डेफिसिट कम करना ही करना है। तो सरकार अगर फिस्कल डेफिसिट कम कर रही है यानी रोल बैक ऑफ स्टेट। तो ये हो गया। देखो ये जो ग्राफ है ये पॉलिसी मिक्स की बात कर रहा है जो मैंने पहले बताया। देखो इसमें जो तीनों चारों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन सबको समराइज कर दिया है कि भाई अगर आपका जो जो ये एलम कर्व है ये इस रेंज में है, यानी फ्लैट है। देखो देखो लिक्विडिटी ट्रैप आ गया रेंज है, इसमें एलम कर्व क्या है बेटा, फ्लैट है। तो ऐसे रेंज में कीन्स का यानी फिस्कल पॉलिसी अच्छे से काम करेगी। इस रेंज में नियो क्लासिकल्स है, यानी फिजिकल भी काम करेगा, मॉनेटरी भी काम करेगा, जैसा आपको तय करना है। अब ये देखो लिखा भी, और इसके बाद जब ये यहाँ चला जाता है एलम कर्व एकदम ऊपर, तो ऐसी रेंज में केवल और केवल क्या काम करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी ही काम करेगी। फिजिकल एकदम बेकार हो जाएगी। देखो कितना भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ, ये क्या है, क्योंकि खड़ा है तो इसलिए वाई एम के बाद बढ़ेगा ही नहीं, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये पॉलिसी मिक्स का है, तीनों का है। फिर देखो नेक्स्ट स्लाइड में करंट पॉलिसी है, मतलब जो इस साल जो आया है इकोनॉमिक सर्वे, मैंने उसका एक स्नैपशॉट लिया है। देखो इसमें अलग अलग हेड्स हैं और उनमें एक्सपेंडिचर बढ़ा है कि कम हुआ है इसको दिखाया गया है। देखो सैलरीज देखो है, ये तो भाई कम कर नहीं सकते क्योंकि सरकार का वोट बैंक बिगड़ जाता है कि कोई भी सरकार अपने वोटों से नाराज नहीं करती है। देखो लेकिन फिर भी ये देखो जो ग्रोथ रेट है ना, देखो ये कम हुआ है। फिर इस साल देखो बढ़ा है 16-17 में, 17-18 में देखो जो ब्रैकेट में फिगर है वो ग्रोथ रेट्स की हो गया। फिर देखो कम हुआ है, फिर 18-19 में बढ़ा है, चुनाव था इस साल, चुनाव में अक्सर
भाई कोई भी नाराज नहीं करता है। फिर देखो पेंशन, देखो इंटरेस्ट पेमेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये यही मैं आपसे कह रहा था। देखो इंटरेस्ट पेमेंट 7.5%, 9%, 8%, 10%, 10%, 13%, देखो ये बढ़ते चला जा रहा है, और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट एक प्रॉब्लम भी कहते हैं हम। सब सब्सिडी की बात करते हैं, देखो सब सब्सिडी देखो 2.49 था, फिर कम हो गया 2.42 हुआ, फिर और कम हो गया 2 हो गया, फिर 1.91 हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा 1.97, और ये देखो 3.0। भाई जाहिर सी बात है 19-20 में चुनाव था, तो थोड़ा सा क्या करती है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेती है, एक उसका इफेक्ट है। तो ये आप कहने का मतलब ये, इसको आप थोड़ा अलग से पढ़ के और थोड़ा कंपेयर करके कुछ इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हैं। खैर, ये जो देखो टेबल है, इसमें दिया हुआ है कि फिस्कल इंडिकेटर्स जो है उनका ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखो इसमें एक चीज़ आपको दिखेगा कि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, यानी अब जो पूंजीगत व्यय है उनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई ये 28% कैसे हो गया अचानक से। या देखो एक फिगर यहाँ है, नॉन कहा गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू 27%, ठीक है। अब देखो ये जो अचानक से जो फिगर बढ़ा हुआ दिखता है ना आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो जो गवर्नमेंट जो है जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट करने से जो उसके पास पैसा आता है उसको अपन नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखते हैं, इसीलिए अचानक से कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। इसको पढ़ के आप अपने से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखो ये लास्ट फिगर है जो पहले से गलती से आ गया था, इसमें टैक्सेस एज परसेंट ऑफ जीडीपी है, तो आप इसको पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई देखो दोनों टैक्स इम्पोर्टेंट है, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा टैक्स अच्छा है कौन सा बुरा है। इनडायरेक्ट जो टैक्स है, ठीक है, जैसे आपका जो है सेल टैक्स हुआ, ये सब हुआ, ये सब तो टैक्स पता हम जानते हैं ना कि ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेस भी होते हैं। तो जैसे इनकम टैक्स है, अब इनकम टैक्स क्या है, इक्वलिटी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है वो ऐसा है कि जो अधिक कमाएगा वो प्रोपोर्शनली अधिक पे भी करेगा, ठीक है। तो जो फिस्कल पॉलिसी का जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव था वो उसको पूरा करता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी आपका जो जीएसटी वगैरह है, तो जीएसटी का भी अपना एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि ये जो है कंजम्पशन पर लगता है, तो इसलिए जो है ये सेविंग को पुश करता है कि भाई हम कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, सेव कर ले रहे हैं, इसका मतलब हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो हर टैक्स का अपना अपना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि इकोनॉमी के लिए, फिस्कल पॉलिसी के लिए ये अच्छी बात है कि भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़े, यानी गवर्नमेंट का टैक्स मतलब टैक्स का बेस बढ़े, और ये बढ़ा भी है, और आगे भी कुछ पॉलिसी करनी चाहिए, जैसे कि टैक्स की ईजिंग होनी चाहिए, फाइलिंग आसान सरकार ने की भी है, तो ये सब है। इसके अलावा बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद मुझसे छूट गए होंगे, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है विदाउट एनी हेजिटेशन, आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे या कमेंट में या जहां आपको ठीक लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी टॉपिक अगर आपको लगे कि हाँ ये समझ में नहीं आया, तो आप मुझको बता दें, तो मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो माई बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू, thank you very much.